तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्लीपिंग ओवर पावर्ड सोवरियन के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हो। तो ये कहानी आज से 100 साल पहले की है, जब यहाँ पर एक बहुत ही महान मास्टर हुआ करता था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो गोट है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और उसका टाइटल था रेडिएंट स्वॉर्ड सोवरियन, यानी कि वो एक बहुत ही महान और पावरफुल मास्टर था। लेकिन उसके बारे में 100 साल के बाद की हिस्ट्री में कुछ भी नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो उसे भूल चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सभी लोग उसे क्यों भूल गए? तो हमारा एक हिस्टोरियन होता है, एक लड़का जो कि उसके बारे में स्टोरी लिखना चाहता है, कि उसकी हिस्ट्री लिखना चाहता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या और सभी लोग उसे भूलना क्यों चाहते हैं, आए सभी लोगों ने जहां पर उसे बुला क्यों दिया। तो वो सबसे पहले शाओलिन टेंपल में जाता है, जहां पर जाकर शाओलिन के मास्टर के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मैं जहां पर उसके बारे में जानना चाहता हूं। तो शाओलिन मांग उसे कहता है कि तुम वी जियोन हो के बारे में जानना चाहते हो। तो हिस्टोरियन कहता है कि जी मास्टर मॉन्क, मैं जहां पर वी जियोन हो के बारे में जानना चाहता हूं कि आए वो जहां पर गोट हुआ करता था, लेकिन अब जहां पर हिस्ट्री में उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मैं उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स लिखना चाहता हूं ताकि आने वाली जनरेशन को उसके बारे में पता चल सके। तो मास्टर से कहता है कि वी जियोन हो, उसे रेडिएंट मार्शल सोवरियन भी कहा जाता था। वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, इतना पावरफुल इंसान थे उस वक्त के जितने भी मार्शल मास्टर्स थे वो सभी लोग उससे डरते थे। उस बंदे के बारे में तुम्हें क्या ही कहूं कि वो एक बहुत ही अपराइट इंसान था, यानी कि वो एक राइटियस मास्टर था, राइटियस कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर पैदा हुआ और बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था। और इसी के साथ हमारा हिस्टोरियन जो था वो कहता है कि मुझे एक बात तो बताएं कि आप यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हैं, उसकी एवरीडे लाइफ क्या थी, कि डेली लाइफ में वो क्या कुछ किया करता था और कैसे वो यहाँ पर इस लेवल तक पहुंचा कि उसे ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम कहा जाने लगा। तो मास्टर जो होते हैं, मास्टर मॉन्क, उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें उसकी डेली लाइफ के बारे में बताऊं, लेकिन साथ ही मास्टर गुस्सा हो जाते हैं। अब पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि मास्टर मॉन्क चलाकर गाली देते हैं और कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से, मैं उसकी डेली लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। वो एक बहुत ही घटिया इंसान था। तो बेचारा हिस्टोरियन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि गोट के बारे में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर एक घटिया इंसान था, और साथ ही मॉन्क उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर वो यहाँ पर से हिबी पैंग फैमिली में जाता है, पैंग जूसियोंग के पास, और जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम वी जियोनो के बारे में कुछ बता सकते हो। तो वो भी उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ पर से, हम उसके बारे में कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखवाना चाहते, और साथ ही उसके ऊपर नमक फेंकते हैं ताकि वो दोबारा कभी उनके घर में वापस ना आए, उनकी फैमिली में आकर वी जियोनो के बारे में ना पूछ सके। तो हमारा हिस्टोरियन जो होता है अभी तक जहां पर भी जाता है उसे वहां से मार पड़ती है और सभी लोग उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आज यहाँ पर उस सोवरियन के बारे में कोई लिखना क्यों नहीं चाहता, लिखवाना क्यों नहीं चाहता, उसकी हिस्ट्री के बारे में कोई बताना क्यों नहीं चाहता। तो बेचारा वहां से भागता हुआ अब आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ता है, जहां पर उसे बैगर सेक्टर के एक मास्टर के बारे में पता चलता है कि बैगर सेक्टर का एक पुराना मास्टर उसकी हिस्ट्री के बारे में जानता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि वही मास्टर मुझे बताएगा कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मास्टर जो था उसके बारे में सभी लोग मुझसे इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, वो लोग मुझे यहाँ पर मारना पीटना शुरू कर देते हैं, धक्के देकर बाहर क्यों निकाल देते हैं। आज यहाँ पर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके बारे में कोई हिस्ट्री में लिखवाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो सोवरियन कोई ऐसा वैसा मास्टर नहीं था, बल्कि उसने उस एरा में जितने भी डिमोनिक वॉर हुई और जितने भी लोग जिन लोगों ने क्योस मचा रखी थी उन सभी के एरा को खत्म किया था, और सभी से ज्यादा पावरफुल होकर उसने सभी के ऊपर खड़ा होकर साबित किया था कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वो हिस्टोरियन कहता है कि हिस्टोरियन होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है, चाहे उसके बारे में अच्छी बात हो या बुरी बात हो, मैं हिस्ट्री में उसका नाम जरूर लिख कर रहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर से सीधा जा रहा हूँ मैड डॉग के पास, जो कि बैगर सेक्टर का एक एल्डर है, एक रिटायर्ड एल्डर, उसके पास से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सीधा वो उस हट में पहुंच जाता है जहां पर वो मैड डॉग बैठा होता है। मैड डॉग वहां पर उसकी बात सुनते ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लड़के तुमने कहा कि तुम्हें शाओलिन टेंपल से भी निकाल दिया गया और फिर साथ ही तुम्हें हिबी पैंग क्लैन से भी धक्के देकर निकाला गया। मुझे लगा ही था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर तुम उनके सामने जाकर वी जियोनो का नाम लोगे तो फिर तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है। तो हिस्टोरियन लड़का उनसे कहता है, लेकिन ऊपर से उनके रिस्पॉन्सेस भी काफी ज्यादा अजीब थे। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि यहाँ पर उस सोवरियन ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये सभी लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो गए और मुझे उसके बारे में कुछ लिखाना भी नहीं चाहते। तो इसी के साथ ही मैड डॉग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसकी हिस्ट्री क्या थी। उसकी हिस्ट्री जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर शुरुआत से जानना पड़ेगा, उसकी स्टोरी क्या है। मैं तुम्हें यहाँ पर स्टार्ट से बता सकता हूँ, जब वो एक छोटा बच्चा था वहां पर से लेकर जब वो एक मार्शल सोवरियन बना, मैं तब तक की सारी हिस्ट्री तुम्हें लिखवाने को तैयार हूँ। मैं तो एक फारिग इंसान हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, अब बस तुम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो। तुम लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन उसकी हिस्ट्री और उसके कारनामे खत्म नहीं होने वाले। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो मैड डॉग जब वो साथ साथ बीच बीच में आकर नरेशन देता रहेगा, लेकिन साथ हमारी स्टोरी जो है वो चलती रहेगी। तो वो कहता है कि आज से 100 साल पहले की बात है, और साथ ही हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पर वी क्लैन का सीन दिखाया जाता है। तो हमारा यंग मास्टर वी जियोनो जो होता है वो अपने घर में अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है। तो उस वक्त हमारे वी जियोनो की उम्र जो थी वो 12 साल थी, और अभी तक उसके पास कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं है, यानी उसने कोई मार्शल आर्ट्स वगैरह नहीं सीखी हुई। वो बस अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, वहां पर लेटे लेटे सोच रहा होता है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। और लेटे लेटे वो सोच रहा होता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। इस मार्शल दुनिया के अंदर मैं एक मार्शल क्लैन के अंदर पैदा हुआ, जहां पर मेरा अपना भाई इस वक्त एक मार्शल एकेडमी के अंदर जाकर
टीचिंग्स ले रहा है। मेरे फादर भी एक बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हैं और अगर मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूं जो कि जहां पर सभी से ऊपर हो यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो फिर मुझे यहाँ पर डेली रूटीन बनानी होगी। तो वो एक ऐसे क्लैन में पैदा हुआ था, वी क्लैन जो था उस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन हुआ करता था, उसे ग्रेटेस्ट अंडर दी हेवन कहा जाता था, जो उनके क्लैन का टाइटल था। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे इस बात के ऊपर चलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इतनी मेहनत के मेरे हाथों के ऊपर छाले पड़ जाए। मुझे यहाँ पर हर वक्त ट्रेनिंग करनी होगी, सुबह से शाम तक मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो वहीं पर लेटे लेटे वो सारे का सारा हिसाब लगा रहा था और कहता है कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा गिफ्टेड हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी से मार्शल आर्ट्स को सीख लूंगा क्योंकि मैं एक मार्शल क्लैन के अंदर पैदा हुआ, मेरे डैड भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर वो सोचते सोचते कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अब मैंने यहाँ पर सारे का सारा मैप अपने दिमाग में बना लिया है कि कैसे मैं कल्टीवेट करूंगा, कैसे मैं मेहनत करूंगा और कैसे मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखता है तो कहता है कि ये क्या, ये तो सूरज डूब रहा है। आज पूरा दिन तो मुझे यहाँ पर प्लान बनाने में लग गया और मुझे लगता है कि सूरज डूबने के वक्त हमें आराम करना चाहिए, नींद भी जरूरी है। और साथ ही वो अपना कंबल ओढ़ता है, लेट जाता है और कहता है कल सुबह उठकर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा और फिर मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाऊंगा। तो यही उसकी स्टोरी है कि वो हर रोज ऐसा ही करता था, वो हर रोज यहाँ पर अपने कमरे में लेटा सुबह से लेकर शाम तक प्लान्स बनाता कि वो कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, कैसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करेगा। फिर साथ ही जब सूरज डूबने लगता, क्योंकि पूरा दिन तो उसका इसी में काम में निकल जाता सोचने में, और उसके बाद कंबल लेता और सो जाता और वो कहता है कि मैं यहाँ पर सोऊंगा और कल सुबह उठकर दोबारा ये सब कुछ स्टार्ट करूंगा और फिर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। और ये बात उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो जब वो सो जाता है तो वहीं पर उसके फादर रूम के अंदर आते हैं और वहां पर आने के बाद सुबह के वक्त उसे जगाते हैं और कहते हैं कि वो जल्दी से उठ जाओ, लेकिन वो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। तो फादर चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, मैंने कहा कि जल्दी से उठ जाओ। तुम्हारा वी जो होता है उठकर बैठ जाता और कहता है डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी सुबह के वक्त। तो उसका डैड उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है, तुमने देखा नहीं सूरज सर पर आ गया और तुम अभी तक यहाँ पर सो रहे हो। तो उसके फादर जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि बाहर देखो। तो वो कहता है हाँ मैंने यहाँ पर सूरज को देख लिया। तो फादर उसे कहता है कि जब तुमने सूरज को देख लिया है कि वो निकला हुआ है तो फिर तुम यहाँ पर अभी तक सो क्यों रहे हो। तो वी उनसे कहता है कि डैड सूरज को मैं देख रहा हूँ कि वो डूबता जा रहा है, यानी अभी वो निकला और डूबने की तरफ आगे बढ़ा है। तो जब उसने डूब ही जाना है तो फिर मैं उठ के क्या करूं, मुझे लगता है कि मुझे सोना ही चाहिए। तो उसके डैड उसे कहता है कि बच्चे मुझे एक बात तो बताओ कि इस रूम के अंदर तुम्हें कितने दिन हो गए हैं। तो वी उनसे कहता है कि मेरे ख्याल में तो 2 दिन हुए हैं, नहीं 3। फिर साथ ही वो कहता है नहीं मुझे लगता है कि अभी सिर्फ 1 ही दिन हुआ है। तो उसके डैड उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, पूरे 4 दिन हो गए हैं। अगर कोई तुम्हें बुलाने के लिए ना आए तो तुम तो अपने रूम के अंदर से निकलो ही ना, तुम तो सारा टाइम सोते रहो। क्या तुम सारी जिंदगी सोते हुए गुजार दोगे, जबकि हमारा क्लैन एक मार्शल क्लैन है। क्या तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स नहीं सीखनी, क्या तुम्हें स्ट्रॉन्गर नहीं बनना, क्या सारा दिन बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े सोए सोए तुम्हारी कमर नहीं दुखती, तुम सारा दिन बिस्तर के ऊपर पड़े रहते हो। अगर एक मोटा बियर भी इस तरह बिस्तर के ऊपर पड़ा रहेगा तो मुझे लगता है कि उसकी कमर भी यहाँ पर थक जाएगी और वो भी उठकर खाना खाने के लिए चला जाएगा, लेकिन तुम सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हो। तो वीसो उनसे कहता है लेकिन डैड मैं यहाँ पर उठ भी तो जाता हूँ और उठ के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठता हूँ फिर मैं सो जाता हूँ। तब उसके डैड जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि क्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे या फिर नहीं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है डैड, मैं असल में यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद में स्केड्यूल बना रहा था, मैं प्लान्स बना रहा था कि कैसे मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर अपना ट्रेनिंग का पूरा प्लान बना लेता हूँ तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि सूरज डूब रहा है और आप ही तो कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद हमें आराम करना चाहिए, और जब सूरज डूब जाता है तो फिर मैं आराम करने के लिए सो जाता हूँ। तो उसके फादर उसका ये लॉजिक सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वहीं पर से बैट उठाते हैं और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम काहिर अपने बड़े भाई की तरह क्यों नहीं हो। और इसी के साथ ही वो बेचारा वहीं पर उल्टा गिर जाता और कहता है कि डैड ऐसा मत करें, मैं मुझे यहाँ पर बिस्तर को फिर से लगाना पड़ेगा, पूरा बिस्तर फिर से सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और हम लोग देखेंगे क्या है हमारा हीरो यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना कैसे, वो यहाँ पर ओवर पावर्ड कैसे हो गया, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लीपिंग लेजी बंदा है। उसे ये सारी पावर्स कहां से मिली और कैसे मिली, यही हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और यकीन मानो ये स्टोरी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एसओएस के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के ऊपर लाइक करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर वी गॉन्ग को दिखाता है कि वो अपने ऑफिस में जाकर बैठे होते हैं, काफी ज्यादा परेशान होते हैं अपने छोटे बेटे वी को लेकर। तो इसी के साथ उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप सेकंड यंग मास्टर को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, हर बार आपकी परेशानी की वजह वही बनता है। तो फादर उसे कहता है कि मैं और यहाँ पर क्या करूं, इस फैमिली में सिर्फ एक वही ऐसा
बेकार बच्चा है जिसको लेकर मैं हर वक्त चिंतित रहता हूँ। तो वो उनसे कहता है सर वो भी बच्चा है, मुझे लगता है कि जब वो बड़ा होगा मैच्योर हो जाएगा और वो भी समझदार हो जाएगा। तो मास्टर वीकॉन्ग से कहते हैं कि और कितना बड़ा होगा, हाथी जितना बड़ा तो वो हो गया है और तुम चाहते हो कि वो और ज्यादा बड़ा और उसके बाद समझदार होगा। लगता है कि ये मेरी ही गलती है। और इसी के साथ ही वो अपनी स्टोरी बताता है कि जब उसका बच्चा जो था वो सिर्फ 3 साल का था, यानी यंग मास्टर भी 3 साल का था, उस वक्त ये अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए एक जर्नी के ऊपर चला गया था ताकि दूसरे मास्टर्स के साथ फाइट करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके। तो उसे लगा कि वो सिर्फ 2-3 साल के अरसे में वापिस आ जाएगा, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे एक बहुत ही लंबा समय लग गया। उसे तो लगा था कि वो 2 साल में वापिस आ जाएगा, लेकिन मास्टर वीकॉन्ग को पूरे 8 साल लग गए। और 8 साल के बाद जब वो वापिस आए, वापिस आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश थे कि वो घर वापिस आ रहे हैं और उनके बच्चे भी उसी की तरह एक बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके होंगे। तो वापिस आने के बाद फैमिली मेंबर्स जो थे वो सभी लोग उसे काफी ज्यादा खुश होकर वेलकम कहते हैं, क्योंकि उसने एक नया टाइटल हासिल किया था, दुनिया में जाकर अपना नाम किया था। लेकिन उसकी बीवी जो थी, यानी उसकी अपनी फैमिली जो थी, उसे देखकर वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि उसकी फैमिली जो, उसकी बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। 8 साल उससे दूर रहने की वजह से वो काफी खतरनाक हो गई थी और उससे नफरत कर रही थी। और उसका जो बेटा था, यानी सबसे छोटा बेटा वी जो था, वो अपनी माँ के साथ रह रहकर सारा दिन बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा लेजी हो गया। अब तो वीकॉन्ग कहता है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है, क्योंकि मैं घर से 8 साल के लिए दूर रहा। अगर मैं घर होता तो मैं उसका डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रखता और शुरू से उसे यहाँ पर ट्रेनिंग देता रहता। उसकी माँ ने उसे बिगाड़ दिया और सारा दिन वो बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इसके लिए भी कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तो वो कहता है कि बताओ क्या तरीका है। तो मास्टर जो बैंग उसे कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, क्योंकि वो वापस आने वाला है। तो वो उसे कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर। तो वो कहता है हाँ जी, फर्स्ट यंग मास्टर वापस आने वाले, और मुझे लगता है इस दुनिया में आपका छोटा बेटा जो है वो एक ही बंदे से डरता है, और हमारा फर्स्ट यंग मास्टर 20 सानहो है, वो सिर्फ 20 सानहो से ही डरता है। तो फादर जी बात सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बताओ वो कब आने वाला है। तो वो कहता है कि वो आज यहाँ पर वापस आने वाला है, मुझे अकेडमी से लेटर मिला था, उसने बताया था कि वो आज ही वापस आ जाएगा। तो ये बात सुनते ही फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वी जॉन हो, तुम्हें सीधा करने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ रहा है। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े सोते हो। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा जो सानहो होता है वो अंदर आ जाता है और आकर हमारे जियोनो के पीछे खड़ा हो जाता है। तो जियोनो कहता है कि मुझे अचानक से यहाँ पर ये चिली सी एनर्जी कहां से महसूस हो रही है, ऐसे लगता है जैसे कोई जाना पहचाना बंदा मेरे पीछे खड़ा हो। तो पीछे घूमकर देखता है तो उसका बड़ा भाई वहां पर पीछे खड़ा होता है। तो वो कहता है ब्रदर सानहो जी यहाँ पर कब आ गया, ये तो अकेडमी में गया था मार्शल आर्ट सीखने के लिए। तो वो काफी से घबरा जाता है और कहता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सानहो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर सोते रहते हो और अभी भी तुम यहाँ पर मेरे सामने सो रहे थे। तो वो कहता है नहीं मैं तो नहीं सो रहा था, मैं तो अपना बिस्तर रैप अप कर रहा था ताकि जाकर ट्रेनिंग कर सकूं। तुम्हारा सानहो से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल सकते हो। तो बेचारा वी जो होता है वहीं पर खामोश हो जाता है, क्योंकि वो उसे घूर कर देख रहा था। जब उसे घूर कर देखता है तो बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है। तो उसी के साथ हमारा जियोनो से कहता है कि नहीं ब्रदर, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं हर सुबह उठता हूँ और सुबह उठ के बहुत सारी कड़ी मेहनत करता हूँ, नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखता हूँ। मैंने तो यहाँ पर एक नई तलवारबाजी की टेक्निक भी सीखी और साथ ही वो सोच रहा था कि इससे भी आज ही वापस आना था। मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा, इतने सालों में कुछ भी नहीं सीख पाया। तो सानहो से कहता है क्या वाकई में तुमने ट्रेनिंग की है। तो वो कहता है हाँ बड़े भाई मैंने ट्रेनिंग की है। तो सानहो से कहता है कि वहां पर सामने जो मोमबत्ती पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं कि अपनी तलवारबाजी की आर्ट को यूज करते हुए उस मोमबत्ती को 2 हिस्सों में काट कर दिखाओ। अब जल्दी से अपनी टेक्निक को यूज करो, मैं तुम्हारी टेक्निक देखना चाहता हूं। तो वो कहता है क्या अभी करना है। तो सानहो से कहता है हाँ अभी यहाँ पर मेरे सामने करो, मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल में तुमने क्या इंप्रूव किया है। मैं पिछले 3 साल से अकेडमी में था, तो तुमने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोनो जो था अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया हूं, मैंने तो यहाँ पर अपनी तलवार को पिछले 3 साल में पकड़ा भी नहीं है। तो इसी के साथ ही सानहो से कहता है कि हमारे पास पूरा दिन नहीं है, मुझे अभी जाकर पेरेंट्स से भी मिलना है, अब जल्दी करो। और इसी के साथ वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन हम लोग कमरे के अंदर है, अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करूंगा तो पूरा कमरा ना कट जाए। तो उसका ब्रदर उसे कहता है बकवास बंद करो, मैं उसको पूरी तरह से देख लूंगा, अगर यहाँ पर किसी चीज को कटना हुआ तो वो मोमबत्ती ही कटेगी और कोई चीज यहाँ पर नहीं कटने वाली। अब जल्दी करो और आगे बढ़ो, जाकर उस मोमबत्ती को काटो। तो जियोनो कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलो ठीक है फिर करते हैं। और अपनी तलवार को घुमाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और बड़े ही लेजी से तरीके के साथ अपनी तलवार को पकड़कर कहता है कि देखो मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक को यूज करने लगा हूँ। और उसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागता है, बहुत ही अच्छे स्टैंस लेता है, ऐसे लगता है जैसे कि वो कोई बहुत ही खास किस्म की टेक्निक को परफॉर्म करने लगा है। और एंड के ऊपर जाकर वो सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। तो हमारा सानहो जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि वाकई में इसने यहाँ पर कोई बड़ी कमाल की टेक्निक को सीख लिया। और जैसे हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर जाकर तलवार को घुमाकर स्ट्राइक लगाकर वहां पर लैंडिंग मारता है, और लैंडिंग भी पूरी तरह से हीरो वाली होती है। और उसके बाद वो पीछे घूमकर देखता है तो वहां पर मोमबत्ती सही सलामत पड़ी होती है, यानी इसने मोमबत्ती को नहीं काटा होता। वो कहता है ले मेरी तो वाट लग गई। तो इसी के साथ ही सानहो से कहता है कि 3 साल गुजर गए, 3 साल पहले भी तुम बेकार थे और 3 साल के बाद भी तुम यहाँ पर बेकार हो, तुमने कुछ भी नहीं
सीखा, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। और साथ ही उसे वहां पर बाय बोलने के बाद कमरे से बाहर निकल जाता और कहता है मैं यहाँ पर इस बार तुम्हारा पक्का कोई बंदोबस्त करता हूँ जिससे कि तुम यहाँ पर एक ट्रेनर बन सको, तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सको। तो मैं रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है, खाने की टेबल के ऊपर पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और फादर जो होते हैं वहां पर उससे पूछते हैं कि सानो बेटा बताओ कि अकेडमी में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो वो कहता है अकेडमी में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ रही है, मैं बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैंने बहुत कुछ नया भी सीखा है। तो फादर उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि अकेडमी की ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल है। तो उसे कहता है कि फादर अगर यहाँ पर मुश्किल ना हो तो फिर हम लोग एक अच्छे और स्ट्रॉन्गर मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन पाएंगे, हमें यहाँ पर मुश्किल से गुजरना पड़ता है तभी हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाते हैं। और इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ पर फैमिली को काफी ज्यादा संभाला था और उसके बाद अब तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनकर हमारी फैमिली का नाम रोशन करोगे। फिर साथ ही हमारा सानो जो होता है वो कहता है कि फादर मैं यहाँ पर आपसे एक बात करना चाहता था। तो फादर उसे कहता है कि हाँ बोलो ना बेटा, तुम यहाँ पर क्या बात करना चाहते हो, क्या अकेडमी के रिलेटेड कोई बात है। तो सानो उनसे कहता है कि नहीं नहीं अकेडमी के रिलेटेड बात नहीं है। तो उसकी मॉम भी कहती है कि हाँ बताओ कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात करना चाहते हो, अकेडमी की बात नहीं है। तो उसी के साथ ही उनसे कहता है कि ये बात योनो के बारे में है। तो वो लोग कहते हैं कि है योनो के बारे में तुम क्या बात करना चाहते हो, और योनो भी कहता है कि ये मेरे बारे में क्या बात करने वाला है। तो इसी के साथ ही सानो कहता है कि मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि इसे मेरी अकेडमी में भेज दिया जाए, वहां पर मैं इसके ऊपर पूरी नजर रखूंगा और वहीं पर से ये कुछ सीख पाएगा। यहाँ पर घर में सारा दिन बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े सोते रहता है और यहाँ पर कुछ करता नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ पर इजाजत दे तो मैं इसे कल सुबह अपने साथ ही लेकर जाना चाहूंगा। तो ये बात सुनते ही बेचारा योनो तो चीख मारता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उसी के साथ ही सीन जो होता है मैड डॉग के ऊपर जाता है। तो मैड डॉग कहते हैं कि वहां पर से शुरुआत होती है एक लेजेंड की कहानी की, जहां पर पहली बार उसका ब्रदर सानहो जो होता है अपने फादर के सामने ये बात रखता है कि योनहो को मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि उसे अकेडमी में जाकर मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि वो एक स्लीपी और लेजी इंसान है, इसी वजह से वो जाना नहीं चाहता था। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर से हिस्ट्री की शुरुआत हुई, एक लेजेंड की शुरुआत हुई, जहां पर से उसकी जर्नी की शुरुआत हुई। किसी को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जहां तक उसके अपने पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि ये बेकार बच्चा जो सारा दिन बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता है, घर से निकलने के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी मार्शल वर्ल्ड की जिंदगी बदलने वाली है, और सिर्फ कुछ ही समय में ये लड़का पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योनहो अकेडमी में जाकर ऐसा क्या सीखने वाला है कि वो इतना स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एसओएस के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा वी यूसोन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उस बेचारे को वहां पर जबरदस्ती मार्शल अकेडमी की तरफ भेज दिया जाता है। तो इससे उसकी फैमिली जो होती है, कुछ लोग तो होते हैं वो काफी ज्यादा उदास होते हैं, जैसे कि उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन जो होती है वो उसे कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करेंगे, जबकि उसके फादर उसे कह रहे होता है कि यहाँ पर वापस कभी मत आना, और अगर वापस आना तो एक मार्शल आर्टिस्ट बनकर वापस आना। और उसकी मॉम उसे कहते हैं कि बेटा अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और यहाँ पर इमोशनल और अपनी चीयरिंग फैमिली के साथ ही वो गुड बाय बोलकर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। दोनों भाई जो होते हैं अपने अपना घोड़ा लेते हैं वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में चलते हुए कई बार हमारा वी सोन जो होता है वो अपने बड़े भाई सोनहो से पूछता है कि मुझे बताओ कि कब पहुंचेंगे। तो वो उससे कहता है कि अभी यहाँ पर कुछ दिन है। फिर वो उससे पूछता है कब पहुंचेंगे। तो जर्नी जो थी वो काफी ज्यादा आरामदेह रही, क्योंकि हमारा वी यूसोन जो था वो सारा टाइम तक घोड़े के ऊपर सोया रहा, यानी कि वो घोड़े के ऊपर लेटा रहता है, ना ही यहाँ पर आसपास देखता, उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, सोने के अलावा से और कोई काम ही नहीं है। उसी के साथ हमारा वी सोन जो होता है वो अपने बड़े भाई सानहो से पूछता है कि बताओ कि हम लोग पहुंच गए। तो वो कहता है नहीं, अभी यहाँ पर पूरे 10 और दिन लगेंगे तब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो विजयन कहता है क्या अभी और 10 दिन लगने वाले हैं, तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि बेवकूफ, अगर तुम्हें यहाँ पर घोड़ा चलाना आता होता तो हम लोग अभी तक वहां तक पहुंच गए होते, तुम सिर्फ और सिर्फ घोड़े के ऊपर चढ़कर लेटे हुए हो, इसी वजह से तुम्हारा घोड़ा काफी ज्यादा आहिस्ता चल रहा है, मुझे भी तुम्हारी वजह से आहिस्ता चलना पड़ रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए था कि मुझे यहाँ पर घोड़ा चलाना नहीं आता। तो वो कहता है कि अब इसका इल्जाम मेरे पर मत डालो, तुम यहाँ पर एक फैमिली के अंदर जो मार्शल आर्ट सीखते हो, हमारे पास घोड़ों की कमी नहीं है, तुम्हें घोड़ा चलाना सीखना चाहिए था। तो इसी के साथ तुम्हारा विजयन जो होता है वो उसे कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए रुककर रेस्ट कर लेते हैं, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मैं इस घोड़े के ऊपर बैठ कर बहुत ही बुरी तरह से थक चुका हूँ। उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने से पहले हम लोग यहीं पर रुककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर देते हैं और उसके बाद वहां से आगे बढ़ेंगे। फिर साथ ही उसे कहता है कि वहां पर उस पेड़ के नीचे देखो 2 लोग पहले सो रहे हैं, चलो हम लोग भी वहीं पर चलकर रेस्ट करते हैं और उसके बाद वहां से आगे बढ़ेंगे। जबकि उसका ब्रदर उसे कहता है कि अच्छा मुझे लगता है कि वहां पर चल के देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वहां
पर जो दो लोग पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं वो असल में सो नहीं रहे होते। तो अपने घोड़े को वहीं पर रोकता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुकना। तो वी उसे कहता है क्या हो गया, तुम कहां पर जा रहे हो। तो सानो उसे कहता है कि यहीं पर रुको, मुझे जाकर देखने दो। और वो आगे जाकर चेक करता है तो वो दोनों लोग मर चुके होते हैं। तुम्हारा विजियन जो था भागता हुआ उसके पास आता और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, इन लोगों के पास से क्या ले रहे हो, क्या ये लोग इतनी गहरी नींद सो रहे हैं। तो उसे कहता है कि हम लोग लेट हो गए, ये तो पहले ही मर चुके हैं। तुम्हारा विजियन जो होता है जैसी भी ये बात सुनता है वो कहता है क्या ये लोग मर चुके हैं। और वो एक जोरदार चीख मारता और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर डेड बॉडीज में कहां ले आए हो, ये दुनिया तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि जरा गौर से यहाँ पर देखो, चुप रहो। और उसे कपड़ों के नीचे से यानी उसकी चेस्ट के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वहां पर एक फ्लावर का निशान होता है। तो उसे कहता है कि इसे यहाँ पर पॉइजनस पाम के साथ मारा गया है। ये एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक है जिसे फ्लावर इंडल्जिंग पाम टेक्निक कहा जाता है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैंने कभी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना। तो उसे कहता है कि इस टेक्निक को कभी क्रिम्सन फ्लावर पाम कहा जाता था, लेकिन ये काम जो है आजकल यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म का क्रिमिनल है जो कि रेपिस्ट है। वो लड़कियों को ढूंढता है, उनको पकड़ता है, उनका रेप करता है और उसके बाद इसी टेक्निक के साथ उनको मार डालता है। हमने इस एरिया में काफी सारी ऐसी डेड बॉडीज देखी हैं जिनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको उसने मार दिया था इसी टेक्निक के साथ। इसी वजह से इस टेक्निक का नाम चेंज करके इसे यहाँ पर फ्लावरिंग इंडल्जिंग टेक्निक रख दिया गया। तुम्हारा जियोनो से कहता है कि अब तुम ये कहना चाहते हो कि एक थर्की रेपिस्ट जहाँ पर आसपास घूम रहा है और हम लोग उस जगह के पर खड़े हैं जहाँ पर वो दो लोगों को मार कर गया है। तो सानो से कहता है कि अब जबकि वो यहाँ पर इन लोगों को मार कर गया है इसका मतलब यह है कि इनके साथ कोई ना कोई लड़की तो जरूर होनी चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर कोई लड़की खतरे में हो, इनके साथ जो लड़की होगी वो उसे उठाकर ले गया होगा और इन दोनों को उसने मार दिया है। मुझे जाकर उसे ढूंढना ही होगा, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर उस लड़की को ढूंढना है ताकि उसे बचाया जा सके। तो इसी के साथ ही वो योनो से कहता है कि योनो तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, मैं जल्दी से जाता हूँ, जाकर माउंटेन को सर्च करके आता हूँ और देखता हूँ कि वो कहां पर है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं लड़की को बचा लूंगा। तो बस योनो जो था बेचारा पीछे ही रह जाता है जबकि उसका भाई जो था बड़ी तेजी के साथ अपनी कीगोंग को यूज करते वहां पर से आगे चला जाता है। तो योनो चलाकर उसे कहता है कि ब्रदर मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर इन डेड बॉडीज के साथ क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर लाशों के साथ छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसका ब्रदर जो था उसकी बात को इग्नोर करते हुए काफी तेजी के साथ वहां से निकल जाता है, वो तो बहुत दूर चला जाता है। तो योनो कहता है कि मेरी तो वाट लग गई, पहले ही दिन है, अभी मैं यहाँ पर अकेडमी में पहुंचा भी नहीं हूँ, रास्ते में मुझे डेड बॉडीज के पास खड़ा करके चला गया है। फिर साथ ही वो घोड़ों की तरफ देखता है, दोनों घोड़े वहां पर होते हैं। फिर वो डेड बॉडीज की तरफ देखता है तो डेड बॉडीज भी वहीं पर होती हैं। तो वो कहता है कि मैं वाकई में मेरी वाट लग गई है, अब मैं यहाँ पर इनका क्या करूंगा, इन दोनों चीजों को मुझे संभालना पड़ेगा। फिर साथ ही वहां पर रात पड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि वहां पर आसमान के ऊपर काले बादल भी आ जाते हैं और जल्दी वहां पर अंधेरा हो जाता है। तो योनो कहता है कि अब क्या हो रहा है, उसने कहा था कि वो जल्दी से वापस आ जाएगा लेकिन शाम हो गई और अभी तक मेरा ब्रदर वापस क्यों नहीं आया। तो वो चिल्लाकर कहता है ब्रदर मुझे भी अपने साथ ले जाते, मैं डेड बॉडीज के साथ कब तक यहाँ पर खड़ा रहूंगा, कब तक तुम्हारा वेट करूं। फिर साथ ही वो कहता है कि क्या वहां पर कुछ हुआ होगा। तो वो अपनी थिंकिंग को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मेरा ब्रदर वहां पर उस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके साथ उसकी फाइट हो रही होगी और वो बेचारा जख्मी हो गया होगा, क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, क्या मैं वहां पर जाकर उसे बचा पाऊंगा, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो रेपिस्ट ने मेरा रेप कर दिया तो फिर क्या होगा। और इसी के साथ ही वहां पर तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर इस जगह के पर खड़ा रहा तो फिर कोई ना कोई वुल्फ या फिर टाइगर निकल आएगा और मुझे आकर खा जाएगा, मुझे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। फिर साथ ही बिजली चमकती है और इसी के साथ ही बारिश होना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि लो मेरी और भी वाट लग गई, अब तो यहाँ पर बारिश होना भी शुरू हो गई है, यही होना रह गया था, मैं क्या करूं और दोनों डेड बॉडीज भी मेरे साथ ही, अब मैं यहाँ पर इस बारिश में आगे कैसे बढ़ूंगा, ना तो मैं कोई गड्ढा खोदकर यहाँ पर इन दोनों डेड बॉडीज को दफना सकता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और ना ही मैं यहाँ पर इस जगह के पर रुक सकता हूँ, मुझे बारिश में भीगकर बीमार नहीं होना। तो वो कहता है कि चलो मुझे हिम्मत करो आगे बढ़ना होगा, इस माउंटेन के ऊपर कोई केव ढूंढते हैं। तो वो दोनों डेड बॉडीज को दोनों घोड़ों के ऊपर लाता और घोड़ों को धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ा रहा था क्योंकि उसे भी यहाँ पर घोड़ा चलाना नहीं आता, उसे नहीं पता कि घोड़े को कैसे हाँकते हैं। वो घोड़े को पीछे से धक्का लगा रहा था और घोड़े को माउंटेन के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था बेवकूफ गधे कहीं के, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, तुम्हें यहाँ पर और कितना जोर लगाऊं, तुम आगे क्यों नहीं जा रहे, हमें किसी सेफ जगह पर जाना है, तुम्हें तो बारिश से फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे कपड़े गीले हो गए तो मैं बीमार हो जाऊंगा और फिर मैं बीमार हो गया तो फिर मैं यहाँ पर सो नहीं पाऊंगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूं, तुम बेवकूफ घोड़े यहाँ पर गधे से भी ज्यादा बुरे हो, तुम तो सुन ही नहीं रहे। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर और जोर लगाना पड़ेगा, ये घोड़े इस तरह से नहीं मानने वाले। तो जैसे वो थोड़ा सा और जोर लगाता है तो घोड़ा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा घोड़ा जो होता है वहां पर उसकी तरफ देखकर नींग करता है और साथ ही वहां पर उसे किक दे मारता है। तो जैसे वो घोड़ा जो होता है वहां पर किक मारता है तो हमारा वी-सोन जो होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है और इसी के साथ ही वहां पर पीछे क्लिफ होता है और यानी पीछे खाई होती है। तो हमारा वी-सोन कहता है कमीना घोड़ा कहीं का, मैं इसे ऊपर चढ़ा रहा था और उसने मुझे धक्का दे दिया और वहां पर से लुढ़कता हुआ सीधा वो खाई के अंदर धड़ाम करके गिर जाता है क्योंकि वहां पर काफी सारी झाड़ियां थी, इसी वजह से किसी को शायद पता नहीं होगा कि वहां पर एक अंडरग्राउंड केव होती है। तो जैसे वो उसके अंदर गिरता है तो गिरने के बाद वो कहता है मैं यहाँ पर कौन सी जगह पर आ गया हूँ, ये कैसी जगह है, लेकिन वहां पर उसके ऊपर बारिश नहीं पड़ रही होती। तो वो कहता है ये क्या, यहाँ पर तो बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब
मतलब यह है कि मैं किसी केव के अंदर आ गया हूं, तो इसका मतलब यह है कि एक सेफ जगह है, यानी कि मैं एक सेफ जगह के ऊपर आ गया हूं। मैं इसी केव को तो यहाँ पर ढूंढ रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि किस्मत की देवी मेरे पर काफी ज्यादा मेहरबान है। और इसी के साथ उसके घोड़े भी वहां पर आ जाते हैं, तो वो कहता है लोग घोड़े भी यहाँ पर आ गए हैं, तो अच्छी बात है कि जो मेरे पीछे यहाँ पर आ गए। तो वो दोनों घोड़ों की रस्सी वहां पर पत्थर के साथ बांध देता है और कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर इनको बांध दिया और ब्रदर अभी तक वापस नहीं आया, तो फिर चलो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो लेते हैं। तो हमारा वीशियन जो होता है वहां पर बाहर एक लकड़ी के साथ एक व्हाइट कलर के कपड़े को लटका देता है और कहता है कि मेरा ब्रदर यहाँ पर आएगा तो वो इस मार्क को देखकर अंदर आ जाएगा, तब तक मैं यहाँ पर सो लेता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा वीशियन जो होता है वहीं पर उसी केव के अंदर ही सो जाता है और कहता है कि पता नहीं कितना समय लगने वाला है। और जैसे वहां पर वो सोता है तो वो घोड़े बेचकर सो जाता है। सोने के बाद वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि ब्रदर कहां पर होगा और उसकी क्या हालत होगी। लेकिन साथ ही वो कहता है कि मेरा ब्रदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, छोड़ो उसको, मुझे तो यहाँ पर नींद के मजे लेने दो। और जब वो वहां पर सो जाता है तो वो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद सो जाता है, इतनी गहरी नींद सो जाता है कि उसके घोड़े जो होते हैं वो अपनी रस्सी खुलवाकर वहां पर से चले जाते हैं। घोड़ों के वहां पर चले जाने के बाद अगले दिन सुबह होती है, सूरज निकलता है, लेकिन वो फिर से सो रहा होता है और वहीं पर सोए सोए फिर से उसे रात हो जाती है। और यहाँ पर वो इतना सोता है कि अगले दिन फिर वहां पर सुबह हो जाती है और साथ ही वहां पर लाइट चमकना शुरू हो जाती है। और सोते सोते वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ये लाइटनिंग कहां से आ रही है, मुझे तो काफी अच्छी लाइट आ रही है। और साथ ही वहीं पर सोते सोते उसकी बॉडी हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लाइट जो होती है, वो रोशनी जो होती है, वहां पर एनर्जी होती है जो कि उसे उड़ाकर अपने साथ खींचकर सीधा बड़ी तेजी के साथ उस केव की दीवार की तरफ लेकर जाती है, जहां पर वो दीवार के अंदर जाकर गायब हो जाता है। तो हमारा वीशियन जो होता है वहीं पर उसी दीवार के अंदर चला जाता है, यानी उस केव के अंदर एक खास दीवार होती है और उसके अंदर वो गायब हो जाता है। तो हमारे सोते हुए हीरो को अब यहाँ पर से जो भी पावर्स मिलने वाली हैं वो सारी उसे इसी केव के अंदर से मिलने वाली हैं। और उसे इस केव के अंदर से कौन सी पावर्स मिलेंगी और कैसे मिलेंगी ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, एसओएस के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जो होता है वो सो रहा होता है, सोते सोते वहां पर एक एनर्जी जो होती है उसे खींचकर उस दीवार के अंदर ले जाती है। उसी केव के अंदर एक एनर्जी जो होती है उसे वहां पर खींचते हुए सीधी दीवार के अंदर गायब कर देती है। और जैसे वो दीवार की दूसरी तरफ निकलता है उसे होश आ जाती है और उठकर देखता है, कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहां पर आ गया हूँ। तो पहले तो हमारा वीशियन जो होता है इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, पहले वो काफी डरता भी है, फिर साथ ही वो कहता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर सोते सोते लुढ़कता हुआ इस केव के अंदर बहुत ज्यादा पर आ गया हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर वो बात दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पर रास्ता तो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा जहां पर से मैं एंटर हुआ था। और इसी के साथ उसे वहां से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि इंसान तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। तो इस बात से वो काफी ज्यादा डर जाता है, चिल्लाकर कहता है क्या यहाँ पर कोई भूत है, और बेचारा वहां पर पीछे दीवार के साथ टकरा जाता है। फिर साथ सामने की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर किसकी आवाज आई। तो सामने एक एनर्जी का गोला होता है, वो उसे कहता है कि इंसान तुम्हारी किस्मत जो थी वो चमक गई और तुम्हें यहाँ पर इस जगह के ऊपर लाया गया है ताकि तुम यहाँ पर मेरी रेडियंस वर्ल्ड के सक्सेसर बन सको। अब मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स देने वाला हूं। तो हमारा जियोनो कहता है कि ये क्या, ये स्पार्कलिंग लाइट यहाँ पर बात कैसे कर रही है, मुझे लगता है कि कोई ठग यहाँ पर मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ वो मास्टर से कहता है कि बकवास बंद करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें यहाँ पर एनर्जी का गोला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फिजिकल फॉर्म नहीं है, मैं स्पिरिट फॉर्म में, उसी वजह से मैं यहाँ पर इस एनर्जी के गोले से तुमसे बात कर रहा हूँ। असल में यहाँ पर टाइम और स्पेस के बियॉन्ड हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो क्या तुम यहाँ पर मेरी टीचिंग्स को लोगे, क्या तुम मेरी इनहेरिटेंस की पावर को लेकर इस दुनिया के ऊपर राज करना चाहोगे। तो इसी के साथ ही वीशियन जो होता है फिर से वहां पर चीख मारता कहता है ये तो पक्का एक भूत है। तो मास्टर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें पहले भी बताया कि मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूं, यानी कि मैं यहाँ पर पहले मर चुका और मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज अब यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस की पावर को ले लो। तुम वो इंसान हो जो इसकी किस्मत में लिखा हुआ था, क्योंकि पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस की पावर को ले लो और उसके बाद तुम यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाओगे, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाओगे। तो हमारा जियोनो जो होता है वो सोचने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या वाकई, मुझे लगता है कि ऐसा तो मानवा सीरीज में होता है जहां पर एक केव के अंदर गिरते हैं और बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। मुझे अब ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, मुझे मार्शल आर्ट एकेडमी में नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर से मैं इस पावर को ले लूंगा और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोनो जो होता है उसे कहता है तो बताओ कि मुझे यहाँ पर कैसे मिलने वाली तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर। तो हाँ, मैं ये लेने को तैयार हूं, मैं यहाँ पर ये लूंगा। तो प्लीज मास्टर ये इनहेरिटेंस की पावर मुझे दे दे ताकि मैं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाऊं। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, इस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के बाद भी मेहनत करूंगा और हर वक्त यहाँ पर मेहनत करता रहूंगा। तो मास्टर से कहता है कि जहां पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, तुम्हें यहाँ पर इस इनहेरिटेंस की पावर को लेना ही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इनहेरिटेंस की पावर को लेने के बाद इस दुनिया में राइटियसनेस का नाम करो, राइटियसनेस को फैलाओ, क्योंकि ये राइटियस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। मैं तुम्हें जल्दी से इसे सिखाना स्टार्ट करूंगा ताकि तुम कम से
कम 50 साल में इस रेडियंस वर्ड टेक्निक को सीख जाओ। मुझे लगता है कि 50 साल काफी होंगे, तब तक तुम यहाँ पर इसको सीख ही जाओगे। अगर तुम यहाँ पर टैलेंटेड हुए तो हो सकता है कि तुम 40 साल में इसको सीख जाओ, लेकिन मैं यहाँ पर खुद तुम्हें सिखाने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जियोनो जो होता है, जब वहां पर 40 और 50 साल का सुनता है, वो कहता है वाट लग गई, इतना अरसा किसके पास है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। मैं 40 से 50 साल तक इस केव के अंदर रहकर यहाँ पर इसके पास ये नहीं सीखने वाला। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें 30 साल में सिखा दूंगा। तो वो कहता है 30 साल तो बहुत ज्यादा है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसी के साथ ही उसे कहता है मुझे यहाँ पर कोई जरूरी काम याद आ गया है, तो मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर कोई और आएगा तो आप उसको ये वाली इनहेरिटेंस की पावर दे देना, मुझे इनहेरिटेंस की पावर नहीं चाहिए। तो ये बात सुनते ही मास्टर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर साथ ही चिल्लाकर कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी किस्मत खुली और तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स मिल रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। तो वी जियोनो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगले 30 साल के लिए मैं बिस्तर में सोना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं 30 साल के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करता रहूं। यानी कि मैं प्रैक्टिस करने के बाद सीधा बुढ़ा हो जाऊंगा, तो फायदा ही क्या ऐसी मार्शल आर्ट्स का। यहीं पर से फिर से हमारा मैड डॉग जो था बीच में आता है और कहता है कि वो मीटिंग जो थी, यानी कि वहां पर उस लड़के ने जो उस मास्टर के साथ जो कि उसके सामने स्पिरिट फॉर्म में अपीयर हुए थे, वहां पर उसकी वजह से उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वी जियोनो जो कभी एक लूजर हुआ करता था, उसे वहां पर रेडियंस स्वर्ड टेक्निक मिली, एक बहुत ही खास किस्म की तलवारबाजी की टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से वो तलवार को उठाए बिना भी वहां पर दूसरों की तलवारों को काट सकता था। और इसी तलवारबाजी की टेक्निक से वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना, यानी कि उससे रेडियंट स्वर्ड सॉवरियन का नाम दिया गया। तो फिर सीन जो होता है वहां पर पास्ट में जाता है, जहां पर मां वी जियोनो जो होता है भागना शुरू कर देता है और कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे ये टेक्निक नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वो भागते हुए जैसे दरवाजे की तरफ जाता है तो मास्टर उसे कहता है रुक जाओ, और वो वहां पर स्पिरिट फार्म में आ जाते हैं। और स्पिरिट फार्म में आने के बाद से कहता है कि मेरे बच्चे रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। तो इस मास्टर का नाम बेक मुहान था, जो कि कभी यहाँ पर नैमगुंग फैमिली का एक मास्टर हुआ करता था। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है कि ये क्या, मुझे पता था कि तुम एक स्कैमर हो, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर स्पिरिट फार्म के गोले में और तुम अब यहाँ पर एक ह्यूमन फॉर्म में आ गए हो। तो वो उनसे कहते हैं कि बेटा यहाँ पर तुम मुझे एक स्कैमर कैसे कह सकते हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं स्पिरिट फार्म में, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरे पास ह्यूमन बॉडी है, ये स्पिरिट फार्म ही तो है। तुम्हारा वी जियोनो से कहता है लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम एनर्जी के गोले और अब यहाँ पर तुम ह्यूमन फॉर्म में आ गए हो। तो मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई भी प्रिटेंड नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई स्कैमर हूँ, ये भी एक स्पिरिट फॉर्म ही है। यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने स्पिरिट फॉर्म में इसलिए आया हूँ कि तुम यहाँ से भागकर ना जाओ और तुम मेरी इनहेरिटेंस की पावर को लेकर जाओ, प्लीज यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस की पावर को ले लो। तो वी जियोनो से कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम्हारी स्पिरिट जो बॉडी से निकल गई या फिर तुम्हारी आत्मा यहाँ पर रह गई और तुम्हारी बॉडी यहाँ से चली गई। और इसी के साथ ही वी जियोनो जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, उसके मुंह के पर पंच मारता है, लेकिन क्योंकि वो स्पिरिट फॉर्म होती है इसी वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर से कहता है कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो वो कहता है मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम वाकई में एक स्पिरिट फॉर्म हो या फिर तुम एक भूत हो। फिर साथ में चलाकर कहता है तुम तो वाकई में एक भूत हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के आर पार मेरा हाथ हो गया, तुम एक भूत हो। तो वो उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं यहाँ पर एक रेजिडुअल सोल हूँ, यानी कि मेरी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है, ताकि मैं अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढकर उसे यहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस की पावर दे सकूं और उसके बाद मेरी आत्मा भी यहाँ पर से चली जाएगी। तो वी जियोनो से कहता है लेकिन जो भी हो, जब आत्मा पीछे रह जाती है तो हम उसे भूत ही तो कहते हैं। मास्टर बेग फिर से चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, कितनी बार कहूं कि मैं कोई भूत नहीं हूँ। तो हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मैड डॉग जो होता है उस हिस्टोरियन को बता रहा था तो इस अपनी नोटबुक में लिखो कि वहां पर वो पहली बार था जब वो अपने मास्टर को मिला, तो वही जो थे मास्टर बेग मोहन जो थे वो उसके मास्टर बने। तो हिस्टोरियन उनसे कहता है कि आपने जहाँ पर स्पिरिट ट्रांसमिशन आर्ट के बारे में बताया गया, यानी कि उन्होंने जो आर्ट को यूज किया था अपनी सोल को वापस इस दुनिया में रखने के लिए, ताकि वो अपनी इनहेरिटेंस की पावर किसी और को दे सके, क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स है। तो मैड डॉग उसे कहता है कि हाँ ये बहुत ही हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स, और मास्टर बेग मोहन कोई आम से मास्टर नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही हाई लेवल के मास्टर थे। उनकी कल्टीवेशन लेवल उस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि मरने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा को कुछ समय के लिए इस दुनिया में रोक रखा था। तो हमारा जो हिस्टोरियन होता है वो उनसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये वाली स्पेशल एबिलिटी और स्पेशल आर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा उस वक्त यूज कर सकता था, और ऊपर से उनका नाम भी बिल्कुल वैसा ही है। तो मैड डॉग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, वो स्वर्ड एम्परर था। उस समय में नैमगुंग फैमिली का जो मास्टर था स्वर्ड एम्परर, और नैमगुंग क्लैन से नहीं था बल्कि वो बेग क्लैन से था। तो हिस्टोरियन कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में पढ़ा है, आज से 300 साल पहले एक मास्टर हुआ करते थे बेग मोहन नाम के, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, कि उनकी तलवारबाजी की टेक्निक्स जो थी वो सबसे बेस्ट थी, और इसी वजह से उन्हें यहाँ पर मार्शल एम्परर कहा जाता था, यानी स्वर्ड एम्परर कहा जाता था। तो मैड डॉग उसे कहता है कि मास्टर बेग के पास जो स्वर्ड थी उसे रेडियंस स्वर्ड कहते हैं, और उनकी टेक्निक का नाम भी रेडियंस स्वर्ड था, और इसी वजह से तुम्हारा जो वी जियोनो है उसका जो टाइटल था वो भी यही था, उसे भी यहाँ पर रेडियंट मार्शल सॉवरियन कहा जाता था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा वी जियोनो क्या
है जहाँ पर मास्टर से उसके इनहेरिटेंस की पावर लेने को तैयार होगा या फिर नहीं, या फिर अभी और नखरे करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग एसओएस के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मैड डॉग जो होते हैं वहां पर हमारे हिस्टोरियन को बताते हैं कि वो बंदा जो था, जो मास्टर जो जिसकी स्पिरिट वहां पर थी, जो कि वी योनहो को मिली थी, वो मास्टर बेक मोहन की थी। मास्टर बेक मोहन जो थे वो स्वर्ड एम्परर थे। तो हमारा हिस्टोरियन कहता है कि तो हैरान करने वाली बात है क्योंकि वो तो आज से 300 साल पहले थे और हमारा जो वी योनहो था वो आज से 100 साल पहले था। तो 200 साल का गैप, इतना बड़ा गैप यहाँ पर बीच में कैसे आ गया? तो मैड डॉग उसे कहता है कि यही तो बात है कि वो ओल्डर जनरेशन के एक मास्टर थे, लेकिन पिछले 200 साल से उनकी आत्मा वहीं पर उस केव के अंदर ट्रैप थी और वो वेट करते रहे कि काश वहां पर कोई आए और आकर उनके पास इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। तुम्हारा हिस्टोरियन जो होता है वो कहता है कि मास्टर मैड डॉग, मुझे लगता है कि जब वहां पर वी योनहो को पता चला होगा कि यही मास्टर बेक मोहन है, यानी स्वर्ड एम्परर है और उनकी मार्शल आर्ट कितनी ज्यादा महान है, तो उसने तो वहां पर उनके पांव पकड़ लिए होंगे और कहा होगा कि मुझे अपनी इनहेरिटेंस की पावर दे दो। तो मास्टर मैड डॉग उसे कहते हैं कि वी योनहो नहीं, उसे फिलहाल के लिए उस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही उसने यहाँ पर ऐसा कुछ किया, उसके पांव पकड़ने वाला काम। और सीन हमारा पास में चला जाता है जहां पर मास्टर जो होता है वो चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं, बेवकूफ बच्चे, मैं कोई भूत नहीं हूं, तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना ही होगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस की पावर को लेना ही होगा। जबकि मां वी योनहो जो होता है वो दरवाजे की तरफ चल पड़ता है और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं बन सकता और मेरे पास इतना समय भी नहीं है, मुझे जाकर आराम से सोना है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। और जैसे वो जाने लगता है तो मास्टर बेक जो होता है वो कहते हैं कि कमीने कहीं के यहीं पर रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर से जा पाओगे? 200 साल के बाद तो यहाँ पर कोई इस केव के अंदर आया है और साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हैं, वहां पर एक बड़ी सी चट्टान को दरवाजे पर फेंक देते हैं, यानी कि वहां पर एक दरवाजा बन जाता है, एक दीवार बन जाती है और वो जो मेन होल होता है वो बंद हो जाता है, मेन डोर होता है बंद हो जाता है। तुम्हारा वी योनहो जो होता है अब यहाँ पर इस केव के अंदर पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। तो मास्टर बेक हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये डोर जिसको मैंने यहाँ पर अभी स्टोन के साथ बनाया है, ये बहुत ज्यादा थिक है, तुम अपनी सारी जिंदगी लगा दोगे, तुम इसे ओपन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी मार्शल आर्ट्स को सीख लेते हो तो फिर तुम बड़ी आसानी से इस दरवाजे को खोलकर यहाँ पर से बाहर जा पाओगे। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चे अब चुपचाप यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सीख लो, मेरी रेडियस मार्शल स्वॉर्ड टेक्निक को अगर तुम सीख लेते हो तो तुम बड़ी आसानी से इस केव को काटकर बाहर निकल जाओगे, दरवाजा काटना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब किसी के साथ में वी योनहो जो होता है अपनी जेब में हाथ डालता, अपना छोटा नाइफ निकालता और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने आखिरी रिजोर्ट को यूज करना ही पड़ेगा। तो मास्टर बेक कहता है कि ये क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज है कि तुम अपने इस नाइफ के साथ इस दरवाजे को काट सको? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब किसी के साथ हमारा वी योनहो जो होता है दरवाजे के सामने बैठ जाता है और अपने नाइफ के साथ उसे खुरचना शुरू कर देता है, तो मास्टर वी योनहो से मास्टर जो बेक जो होते हैं उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर खुदाई कर रहा हूँ, मैं इस दरवाजे के ऊपर इस रेडिएटर के साथ खुदाई कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर इसके नीचे से रास्ता बन जाए या फिर ये दरवाजा जो है इसे यहाँ पर से खुदाई करके तोड़ दूं। तो मास्टर से कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से स्टोन वॉल को तोड़ पाओगे या फिर इसके नीचे से एक होल बना पाओगे? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि कम से कम 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल में मैं ये कर लूंगा, कम से कम तुम्हारे पास से 50 साल तक यहाँ पर ट्रेनिंग लेने से तो अच्छा ही है। 5 साल के बाद मैं इस दरवाजे के नीचे से होल बनाकर बाहर निकल जाऊंगा और फिर जाकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तुम्हारे पास कौन यहाँ पर 50 साल तक रुकने वाला है? तो मास्टर बेक जो थे वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं कि बेवकूफ बच्चा उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लेने के बजाय वहां पर तलवार के साथ उस दरवाजे को खुरच रहा है। तो मास्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मास्टर बेक मोहन जो होते हैं बार बार उसके पास आते हैं और उसे वहां पर ललचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बच्चे कम से कम यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करके देखो, कम से कम यहाँ पर एक दिन ही मेरे से ट्रेनिंग ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी है और फिर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं तुम्हें 20 साल में सिखा दूंगा। तो वो कहता है नहीं, 20 साल तो बहुत ज्यादा है, मैं 20 साल के लिए नहीं सीखने वाला, इससे अच्छा मैं यहाँ पर सोते सोते मर जाऊं, मैं 20 साल के लिए ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर तुम यहाँ पर 3 साल कहते तो फिर बात मानने वाली थी। तो मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं 3 साल, मुझे सारी जिंदगी लगी रेडियंस स्वॉर्ड मार्शल टेक्निक को मास्टर करने में और जो बेवकूफ बच्चा चाहता है मैं से 3 साल में वो टेक्निक सिखा दूं। तो वो से कहते हैं अगर यहाँ पर शाओलिन टेंपल का जंग सैनफेंग भी उठकर आ जाता तो वो भी 3 साल में से मास्टर नहीं कर पाता और तुम चाहते हो 3 साल में सिखाऊं। तो हमारा वी योनहो फिर से उठता अपनी तलवार के साथ उस दरवाजे को खुरचना शुरू कर देता और कहता तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पर से होल बनाकर ही बाहर जाना पड़ेगा। तो मास्टर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं कमीना कहीं का, मैं इसका करूंगा क्या, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि बच्चे ठीक है, मैं 5 साल में तुम्हें ये सिखाने को तैयार हूँ, क्या 5 साल काफी है? तो हमारा वी योनहो जो होता है वो कहता है कि 5
5 साल। फिर साथ ही मास्टर से कहते हैं कि हाँ 5 साल, मैं जहां पर तुम्हें 5 साल में इसे सिखाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि 5 साल के अंदर अंदर मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बना दूं, और 5 साल के बाद जब तुम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तुम इस दरवाजे को खोलकर बाहर जा पाओगे। तो वी जियोनो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि 5 साल का अरसा जो है वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं 13 साल का हूं तो फिर मैं 18 साल का हो जाऊंगा, और 5 साल ट्रेनिंग लेने के बाद मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। और ऊपर से यहाँ पर मुझे अब इस बात में कोई स्कैम भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि ये मास्टर जो कुछ ज्यादा परसिस्टेंट है, ये अपनी इनहेरिटेंस की पावर मुझे वाकई में देना चाहता है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक चांस हो सकता है। तो ठीक है 5 साल के लिए ट्रेनिंग कर लेते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना तो फिर भी 5 साल के बाद तो यहाँ पर से बाहर निकल ही जाऊंगा। तो वी जियोनो जो होता है उनसे कहता है तो फिर ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर आपको मास्टर मानने को तैयार हूं, मैं ट्राई करूंगा, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तो इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में पहुंचता है जहां पर मैड डॉग जो होता है वो कहता है, तो वी जियोनो जो था उसे फिलहाल के लिए इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो स्वर्ड एम्परर को अपना मास्टर बना चुका है, स्वर्ड एम्परर से यहाँ पर सिखाने वाले हैं। उसके लिए ये बहुत ही बड़ी भाग्य की बात थी कि उसके लिए यहाँ पर जो मास्टर है वो स्वर्ड एम्परर है। लेकिन मास्टर बेग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे इसी बच्चे को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो थी उनकी आत्मा वहां पर से डिप्लीट हो रही थी और बहुत ही जल्दी वो मरने वाले थे, यानी कि इस दुनिया से गायब होने वाले थे। और उनके पास जो इंसान आ गया था वो उसी को सिखाना चाहते थे। तो हमारा वी जियोनो का सीन जो दिखाते हैं जहां पर वी जियोनो जो होता है वो सो रहा होता है, और मास्टर सुबह के वक्त चिल्लाकर उसे कहता है बच्चे जल्दी से उठ जाओ, हम लोग केव के अंदर है, जहां पर तुम्हें पता कैसे चलता है कि रात हो गई और सोना है, अब जल्दी से उठो, जहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तुमने कहा कि तुम्हें 5 साल में सीखना है, और 5 साल में से कम से कम 3 साल तो तुम यहाँ पर सोते सोते गुजार दोगे। तो वो कहता है लेकिन मास्टर जब हम लोग सो जाते हैं तो फिर हमें सोना पड़ता है ना, तो तुम यहाँ पर तो हो ही एक आत्मा, तुम्हें तो सोने की जरूरत नहीं पड़ती। मास्टर बेग मुहान जो होता है उसकी हर एक टांटरम से बहुत गुस्सा होता है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, उन्हें अपनी इनहेरिटेंस की पावर तो किसी ना किसी को देनी है। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर साथ से कहता है ठीक है बेटा मुझे माफ कर दो, अब जल्दी से उठकर आ जाओ और हम तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो हमारा जो वी जियोन होता है वो कुछ ज्यादा ही लेजी होता है, वो यहाँ पर उनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो है उसको लेने को तैयार तो होता है, लेकिन साथ ही उसे अपनी लेजीनेस को छोड़ना नहीं है, उसे सोना भी है, उसे अपना टाइम भी पूरा करना है। और वो कहता है कि मास्टर अभी भी तो मैं यहाँ पर उठते साथ ही यहाँ पर प्रैक्टिस कौन करता है। तो मास्टर से कहते हैं बकवास बंद करो, जल्दी से अपनी तलवार उठाओ, जिस तरह से तुम यहाँ पर स्लो काम कर रहे हो मुझे लगता है कि 50 साल भी कम है, तुम्हें तो कम से कम 100 साल लगने चाहिए इस तरह से टेक्निक को कंप्लीट करने में, तुम कह रहे हो कि तुम्हें 5 साल में ये टेक्निक चाहिए। मास्टर के सामने एक और प्रॉब्लम भी होती है, एक तो ये कि वो बहुत ज्यादा लेजी है और उसे सोना ज्यादा पसंद है, और दूसरा ये कि वो जो है ना वो जब भी बात करता है मास्टर को ताना देता है। जैसे कि अभी यहाँ पर वो मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर सोच रहा था काश मुझे कोई टैलेंटेड मास्टर मिलता जो कि मुझे ठीक से सिखा पाता और 5 साल में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देता। तो मास्टर को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही उन्हें बहुत ही बुरा भी लगता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यहाँ पर वो उसे कह रहा है कि तुम टैलेंटेड मास्टर नहीं हो, जबकि वो खुद एक बेकार बच्चा है। तो मास्टर जोहान वहां पर यही सोच रहे होते हैं कि काश मेरे पास यहाँ पर फिजिकल बॉडी होती, अगर मेरे पास फिजिकल बॉडी होती तो इस बच्चे ने मेरे साथ अभी तक जितना बर्ताव किया मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से सबक सिखाता, और उसके बाद ये बच्चा मेरे सामने इस तरह से सर झुकाकर बैठा होता कि मैं इसे जो भी कहता वो करने को तैयार हो जाता। लेकिन काश मेरे पास यहाँ पर फिजिकल बॉडी होती या फिर मैं इसके पर अटैक कर पाता। लेकिन मास्टर जो है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को टेलीकाइनेसिस के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हमारे वी जियोन को वहां पर अपनी एनर्जी से उड़ाते हैं और उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लोटपोट कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते। तो हमारा वी जियोन उनसे कहता है कि मास्टर तुमने ये कैसे किया। तो मास्टर से कहता है क्या मतलब मैंने कैसे किया। तो हमारा वी जियोन कहता है कि मास्टर तुमने कहा कि तुम एक स्पिरिट फॉर्म है और तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, लेकिन तुमने पहले वहां पर उस दरवाजे को नीचे फेंका और उसके बाद अब तुम यहाँ पर अपनी पावर के साथ मेरी बॉडी को मैनिपुलेट कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर किसी ऐसी पावर को यूज नहीं कर सकते जिससे तुम यहाँ पर मेरी बॉडी को मैनिपुलेट करो और साथ ही तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखा दो। तो हमारे वी जियोन को इस बात का आइडिया नहीं था कि उसने मास्टर के सामने एक ऐसी बात कर दी बातों बातों में कि मास्टर को एक नया आइडिया मिल जाएगा कि कैसे वो यहाँ पर इसको सबक सिखा सकता है, और वो आइडिया क्या होने वाला हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।